नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज इस कार्यक्रम चर्चा में। और चर्चा में आज बात होगी ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है और इसकी अध्यक्षता भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री और सदस्य तथा भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों में संवाद और कूटनीति के महत्व को अधिक स्पष्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि इस जटिल और अनिश्चित दुनिया में चर्चाओं को समानता और साझा करने के साथ साथ अलग अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत को बनाए रखते हुए सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को नया आकार दे रही है और इसका उपयोग सुशासन, समावेशी विकास के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने के लिए सभी के हित साझा तरीके से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए और शिरकत करने के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सभी सहभागी और सदस्य देश द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बातचीत के जरिए नियमित रूप से संपर्क में है। आज की बैठक में अपने विचारों को साझा करने और विचारों को सहमति करने के लिए उन्हें मंच प्रदान हुआ है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा नवाचार, सहयोग, मजबूत व्यवस्था, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी यानी सहयोग और सतत विकास है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में नए विचारों और आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। संक्रामक और गैर संक्रामक बीमारियों से निपटने के लिए मिलकर काम किया जाएगा और लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जाएगा। बैठक में ईरान और अमेरिका और इजराइल में चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। यहाँ होने वाले फैसले अगले साल सितंबर में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मुख्य एजेंडे को भी तय करेंगे। तो कितनी महत्वपूर्ण ये है बैठक और कितनी महत्वपूर्ण है, इससे क्या कुछ निकलेगा और वैश्विक परिदृश्य में कैसे असर डालेगा, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे विशेषज्ञों की राय। लेकिन आइए सबसे पहले दिखाते हैं कि क्या कुछ हुआ आज ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर। ब्रिक्स भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स में दिल्ली में भारत मंडपम में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की अहम बैठक चल रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बैठक में शामिल होने पहुंचे सदस्य देशों और साझेदार देशों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया। बैठक में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो समेत अनेक देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी नेताओं ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ आधिकारिक ग्रुप फोटोग्राफ भी खिंचवाई और बैठक में वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों, बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और बदलते भू राजनीतिक हालात के बीच अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार जैसे विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के तहत पहला मंत्री स्तरीय आयोजन है और इसे इस साल होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की दिशा में और इसका एजेंडा तय करने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अध्यक्ष के तौर पर मैं हर प्रतिनिधिमंडल को और उनकी उपस्थिति के लिए और ब्रिक्स ढांचे के भीतर सहयोग मजबूत करने के लिए उनके निरंतर समर्पण के लिए धन्यवाद देता हूं। हम सभी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुलाकातों के जरिए एक दूसरे के लगातार करीब में हैं और संपर्क में हैं। And a warm welcome to India for this meeting of the BRICS Ministers of Foreign Affairs and International Relations. As Chair, I thank each delegation for their presence and for their continued commitment to strengthening cooperation within the BRICS framework. All of us remain in close and regular contact through bilateral and multilateral engagements. Gathering today for the BRICS meeting is, however, a special occasion. It allows us to exchange perspectives and encourages us to develop convergences. And in this complicated and uncertain world, that is of ever greater importance. डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इस संदर्भ में ब्रिक्स की एकजुटता विशेष महत्व रखती है। स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक कार्रवाई और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है
और आज हमारी ये चर्चा का समय अनुकूल है। ब्रिक्स को न केवल इस मुद्दे पर विचार विमर्श करना चाहिए बल्कि प्रभावी और समन्वित प्रतिक्रियाओं की दिशा में भी काम करना चाहिए। In this context, BRICS solidarity assumes particular significance. Collective action and resolve are essential to promote stability, sustainability, and prosperity. Our discussions today are therefore timely. The BRICS must not only deliberate on these issues but also work towards effective and coordinated responses. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर आयोजित दूसरे सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत भारत ब्रिक्स को सहयोग, स्थिरता, लचीलापन और नवाचार का मजबूत मंच मानता है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत की 4 प्रमुख प्राथमिकताएं लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता है और साझेदार देशों के साथ साथ सभी के जुड़ाव के लिए एक व्यावहारिक ढांचा प्रदान करती हैं। India's own approach is guided by a desire to make BRICS more people-centric. As Prime Minister Narendra Modi has declared, we see BRICS as building resilience and innovation for cooperation and sustainability, with a clear focus on humanity first and on the priorities of the Global South. In this spirit, our 4 priorities, resilience, innovation, cooperation, and sustainability, each provide a practical framework for engagement, including with partner countries. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स का 2 दशकों से अधिक का सफर अहम उपलब्धियों और बदलावों का गवाह रहा है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों में वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय विकल्प खड़े करने की क्षमता है। डॉक्टर एस जयशंकर ने यह भी कहा कि सदस्य देशों के बीच सहयोग अब डिजिटल, सूचना, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा और नवाचार जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुकी है। The journey of BRICS over 2 decades has been eventful. Institutions such as the New Development Bank and the Contingent Reserve Arrangement demonstrate our ability to create credible alternatives. Our cooperation spans diverse areas from digital information and agriculture to health, energy, and innovation. ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मंत्री ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत का दौरा कर रहे हैं। और कितना महत्वपूर्ण है विदेश मंत्रियों का ये सम्मेलन और ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन के एजेंडे को कैसे तय करेगा और कैसे वर्तमान भू राजनीतिक परिस्थितियों में ये बेहद महत्वपूर्ण है। दुनिया की नज़र इस पर टिकी है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अनिल कुमार त्रिगुणायत जी, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अनिल कुमार त्रिगुणायत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और प्रोफेसर राहुल मिश्रा, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, JNU से, बहुत बहुत स्वागत राहुल मिश्रा जी। मिस्टर त्रिगुणायत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से वर्तमान भू राजनीतिक परिस्थितियों में नई दिल्ली में आयोजित हो रहे इस सम्मेलन को देखते हैं, तब जबकि एजेंडा तो स्पष्ट है, नवाचार, सहयोग, सतत विकास, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो नवाचार तो अलग है, लेकिन सहयोग और सतत विकास में काफ़ी अड़चन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये तो एक तरह का इवोल्यूशन होता है इंटरनेशनल डोमेन में, और हमेशा कोई ना कोई समस्याएं या आपसी युद्ध इस तरह के होते हैं। आपको याद है कि जब हमने G20 समिट किया था 2023 में, या उससे पहले बाली समिट था 2022 में, तब भी भारत ने ही एक ऐसा रोल अपनाया कि सारे जो कंट्रीज एक दूसरे से लड़ रहे थे या एक दूसरे के खिलाफत में थे, एक तरह का उनको साथ लाया गया, उनसे डिस्कस हुआ, और एक तरह से जो एक दिल्ली डिक्लेरेशन इशू हुआ था। तो भारत की जो एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है और हर तरह के जो भी जितने भी मैं कहूँगा जियोपॉलिटिकल ग्रुपिंग्स हैं, उसमें सब एक साझा तरह से सबके साथ बात करने में एक ब्रिज बिल्डर के रूप में भारत की भूमिका है। तो उस सिलसिले में तो ये मैं समझता हूँ ठीक ही टाइम पे और ठीक ही परिस्थितियों में भारत जो कर रहा है,
लेकिन दूसरी चीज ये है कि जो ये लड़ाई चल रही है ईरान और इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, जिसमें ईरान और यूएई और सऊदी अरेबिया हमारे मेंबर्स हैं बेसिकली ब्रिक्स के, उनके बीच में किस तरह से एक एक साझा बात हो पाएगी, किस तरह से एक स्टेटमेंट इशू हो पाएगा, वो एक बड़ी बात है। इस सब के बावजूद सारे लोग जितने भी लीडर्स आज बोले हैं, या हमारे विदेश मंत्री ने बोला या प्रधानमंत्री ने पहले बोला है, तो जो बातें भारत कह रहा है, चाहे वो रेजिलियंस के बारे में हो, इनोवेशन के बारे में हो, कॉपरेशन के बारे में हो और सस्टेनेबिलिटी, वो सारे ह्यूमैनिटेरियन और इंक्लूसिव कंसर्न है। जी। और वो सभी देशों का कंसर्न है, चाहे वो युद्ध के दौरान एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं या वो अपने लोगों के लिए। तो ये पूरा मैं समझता हूँ मुश्किल काम जरूर है। जैसे कि हमने देखा कि जो शेरपास की मीटिंग हुई थी उसमें एक स्टेटमेंट नहीं हो पाया, तो एक चेयर स्टेटमेंट हुआ। इस बार होपफुली बातचीत होगी और उसमें ये सब होगा। अब दूसरी चीज ये है कि ये जानना आवश्यक है कि ब्रिक्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एक नॉन वेस्टर्न ऑल्टरनेटिव प्रदान करता है। इसीलिए जी। आपने देखा कि जितने भी मंत्री बोले हैं आज, सबने इसके बारे में कहा कि कितना इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है। और बढ़ेगा तभी जब एक कॉपरेशन, कंसेंसस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी एक जी। दूसरे के लिए। लेकिन ये युद्ध की परिस्थितियों ने थोड़ा चैलेंज जरूर डाला है। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी जो प्रेसिडेंसी है इसमें कुछ ना कुछ एक अवश्य ऐसी बात निकलेगी जो डायलॉग डिप्लोमेसी के जरिए उन बातों को कम कर पाएगी जो एक दूसरे दो तीन देशों के बीच में आपस में चल रहा है। जी। और क्योंकि इस सब का जो भी है, देखिए, ये जो युद्ध हो रहा है इसका असर खाली एक उन कंट्रीज के ऊपर नहीं हो रहा है जो लड़ रहे हैं, उसका युद्ध का असर सब देशों के ऊपर है, भारत के ऊपर में भी है, जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा है। तो सारी दुनिया इससे सफर कर रही है, तो इसलिए सबके हित में है कि युद्ध को जल्दी से जल्दी रोका जा सके और आगे इसको और एस्केलेट ना होने दिया ना जाए। हो सके। तो जी। ये जो अवश्य बातें इसमें होंगी जो उसके पीछे आएंगी। और बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, चाहे क्लाइमेट चेंज का हो, टेररिज्म का हो, डेवलपमेंट का खुद का मुद्दा है, डिजिटाइजेशन का मुद्दा है, फाइनेंस और ट्रेड का मुद्दा है। ये सारे मुद्दे तो डिस्कस होते रहे हैं और होते रहेंगे। इसी तरह पीपल टू पीपल कनेक्ट, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, क्योंकि चैलेंजेस तो आते ही रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं इन्हीं है कि कोई चुनौतियों के ऑर्गेनाइजेशन बीच चैलेंज में, फेस नहीं करता। जी, इन्हीं चुनौतियों के बीच में सहयोग का रास्ता बनाना ही तो वैश्विक इस मंच का कहीं ना कहीं प्रमुख उद्देश्य है। प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट विजन है पूरी दुनिया के सामने, चाहे वो जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी संबोधित करते हैं या फिर भारत में ये वैश्विक आयोजन हो रहा है। मानवता प्रथम और साथ ही साथ जन केंद्रित नीतियाँ, ह्यूमन सेंट्रिक जो हमारे दृष्टिकोण है, इन सब में लेकिन वैश्विक अनिश्चितता है, आर्थिक अनिश्चितता है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए भारत पूरे ग्लोबल साउथ के लिए कहीं ना कहीं सहर्ष तैयार रहता है, अपने इनोवेशंस को शेयर करने के लिए तैयार रहता है, अपने एक्सपर्टीज़ को शेयर करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ को अगर देखें, पश्चिमी देशों को देखें, तो कहीं ना कहीं एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में उलझी रहती हैं। तो किस तरीके से ब्रिक्स एक अल्टरनेट फोरम बन रहा है, बन सकता है, और संभावनाएं किस तरीके से दिखती हैं, तब जबकि अभी शिखर सम्मेलन का एजेंडा भी तय होना है? देखिए, ब्रिक्स देशों के सामने तमाम चैलेंज हैं, तमाम सारी चुनौतियां हैं। उनमें बहुत महत्वपूर्ण, जैसा आपने कहा कि तकनीकों का ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, नई जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या सेमीकंडक्टर का क्षेत्र हो, सोलर एनर्जी की तकनीकों हो, इन सभी में जो ब्रिक्स के देश हैं वो ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं। भारत ग्लोबल साउथ का एक अहम लीडर है और अपनी क्रेडिबिलिटी उसने स्थापित कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ ब्रिक्स के तमाम देशों के सामने जो चुनौतियां हैं वो ये है कि पश्चिम के देश तकनीक ट्रांसफर करना नहीं चाहते। चीन भी कमोबेश इसी स्थिति में है और वो नहीं चाहता है कि तमाम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे। तो जो ब्रिक्स के जो बाकी देश हैं उनके लिए दो चैलेंज बनते हैं। पहला ये कि वो खुद तकनीकी तौर पर आत्मनिर्भर बने और दुनिया के अग्रणी देशों में उनका शुमार हो, और दूसरी ये चीज़ है कि जब वो इस स्थिति में पहुंच जाए, जब उनके पास तकनीक हो, जैसे भारत के पास तकनीक है, रिसोर्सेज उतने नहीं है, सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई या जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उनको हासिल करने में दिक्कतें हो रही क्योंकि चीन ने एक्सपोर्ट कंट्रोल स्थापित कर दिया है। तो इन तकनीक के साथ साथ रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से अपने हाथ में करना बहुत ज़रूरी है, और इसमें जो ब्रिक्स के नए देश हैं उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत, रूस और मुझे लगता है कि एक समय पर चीन में भी ये
गुड सेंस प्रिवेल करेगा और वो ब्रिक्स के देशों के साथ आएंगे। और जब ऐसी स्थिति बनती है तो ब्रिक्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनेगा दुनिया को एक अल्टरनेटिव विजन प्रोवाइड करने में। दुनिया के सामने जो पश्चिम केंद्रित और पश्चिम डोमिनेटेड जो व्यवस्था है उसके एक विकल्प के तौर पर कहीं ना विकल्प कहीं के तौर पर कहीं ना कहीं सामने आने की, आपने सही बात कही, वो भूमिका अदा कर सकता है। लेकिन उसमें कैपेसिटी गैप बहुत है, अभी बहुत सारे क्षेत्रों में भारत और ब्रिक्स के तमाम देशों को काम करना है और आपसी सहयोग बढ़ा। इन देशों के बीच में आपस में भी कोऑर्डिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स के अलावा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे इथियोपिया और इजिप्ट और यूएई और ब्रिक्स के तमाम देश, उनके अपने मतभेद, इन सभी को स्ट्रीमलाइन किया जा सके, इन सभी मतभेदों को और इन सभी अलग अलग सबकी जो प्रायोरिटीज है उनको स्ट्रीमलाइन किया जा सके, ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए मुझे लगता है कि ब्रिक्स में भी इंस्टीट्यूशनली, संस्थागत तौर पर बहुत सारा काम करना बाकी है। जब ये काम होंगे तभी हम पश्चिम के देशों के मुकाबले में ब्रिक्स को देख पाएंगे और ब्रिक्स भूमिका भी कहीं ना कहीं तभी स्थापित हो पाएगी, तभी और ज़्यादा सकारात्मक भूमिका भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निभा सकेगा ये मंच। हम चर्चा जारी रखेंगे वक्त एक बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज़। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की, और बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का एजेंडा भी तय होना और वर्तमान भू राजनीतिक परिस्थितियों में पूरी दुनिया की नज़र टिकी है दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हो रहे इस विदेश मंत्रियों के बैठक पर। हमारे साथ एम्बेसडर अनिल कुमार त्रिगुनायत जी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, हम साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल त्रिगुनायत जी, आपसे एक बार फिर कहेंगे कि बहुत सारे ऐसे चेंजेस और चैलेंजेस दोनों, राहुल मिश्रा जी ने बताया कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, अन्य अलग अलग स्तरों पर इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक था, 2015 में इसकी स्थापना हुई, और जिसका बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए इसे किया गया। अन्य कई ऐसे महत्वपूर्ण पहल रहे, चाहे STI या फिर प्रोग्राम फ्रेमवर्क 2015 का, या फिर कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट CRA, इन सब की स्थिति क्या है? क्या एक मौका होगा? अभी तो राजनयिक और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत है, लेकिन इन सबको भी कुछ गति मिलती दिखती? देखिए, अगर अब मैं ये कहूंगा कि 15-20 साल जो हमारे 20 साल लगाई है उसमें, आज ब्रिक्स जो है वो 4 कंट्रीज से शुरू हुआ था, बाद में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया, और हमने देखा कि जोहानिसबर्ग में जो है और 5 कंट्रीज इंक्लूड हुए उसके अंदर। अब आज 11 कंट्रीज हैं, प्लस 10 पार्टनर कंट्रीज हैं, और लगभग 20 या 25 कंट्रीज और लाइन में लगे हुए हैं जो मेंबर बनना चाहते हैं। तो इससे एक तो बात आप समझ सकते हैं कि अगर ये लगभग 40 से 45% दुनिया की GDP को रिप्रेजेंट करता है, आधे से ज्यादा पॉपुलेशन को रिजर्व करता है, और तीसरा ट्रेड के मामले में लगभग क्वार्टर ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो है सप्लाई करता है। सारी कंज्यूमर मार्केट्स यहाँ पर हैं। आपके पास अभी प्रोफेसर साहब ने रेयर अर्थ की बात कही, वो चाइना के पास है और रशिया के पास भी काफी है उसमें। तो इसमें इंडिया उसको सबके साथ में बातचीत कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी चीज लेकर के बैठ जाएंगे। नेचुरली है कि हर एक देश जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को जैसे समझता है, चीन का भी इंटरेस्ट इसमें बहुत ज्यादा है और रूस का भी, कि क्योंकि उनके लिए ये एक पॉलिटिकल एजेंडा भी है एज एन ऑल्टरनेट इन द ग्लोबल, जो जिस तरह की जियो पॉलिटिकल कंटेस्टेशन है उसमें भी। तो वो भी चाहते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है और भी ज्यादा सक्सेसफुल हो, उसमें जो नई तरह का एक आयाम दे सके
और मैं समझता हूं कि जैसे हम इसको एंटी वेस्टर्न नहीं मानते हैं, कुछ कंट्रीज मानते होंगे, लेकिन भारत का हमेशा से रहा है कि ये एक नॉन वेस्टर्न ऑल्टरनेटिव है दुनिया के लिए। अब उनको चूज करना है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि लॉन्ग वे है जाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। लेकिन क्या हमारा ये पर्पस तो नहीं है कि हम वहां पर G7 के कंट्रीज को अपोज करें या किसी और कंट्रीज के लिए एक तरह का पोल बनाएं। ये तो एक जी। इकोनॉमिक एंगेजमेंट है जिसके लिए सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी ग्लोबल लैंडस्केप में बहुत आवश्यक है। और मैं समझता हूँ यही एक कोशिश कर रहे हैं, चाहे हमारे विदेश मंत्री हों या हमारे प्रधानमंत्री, कि किस तरह से हम इस ब्रिक्स को एक कंसोलिडेटेड पोजीशन पे ला सकें। देखिए, कॉन्फ्रंटेशनल में कुछ नहीं मिलने वाला है और उससे नुकसान ही होगा ज्यादा है, और उसमें भारत का ना कोई इंटरेस्ट है। हमारा इंटरेस्ट है कि किसी भी तरह से अक्रॉस द बोर्ड जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें रह करके भी हमें अपने को किस तरह से डेवलप्ड इंडिया बनाना है, विकसित भारत जिसको कहते हैं, वो एक ऑब्जेक्टिव है। वो जैसे जहां से आपको फायदा होता है, जहां से आप पहुंचा सकते हैं। अब जब भारत ने DPI, आपने बात भी किया था रेफर, हम कह रहे हैं कि हमने, हमारे पास चाहे वैक्सीन मैत्री रही हो, चाहे हमारे पास और किसी तरह का असिस्टेंस रहा हो, भारत ब्रिक्स के कंट्रीज हो या दूसरे जगह के कंट्रीज। आपको याद होगा पुराने प्रेसिडेंट जो ब्राजील के थे, जब इंडिया ने वैक्सीन भेजी तो उन्होंने कहा एक तरह संजीवनी आ गई। तो ये जो भारत का एक अलग ही, इसमें मैं समझता हूँ दुनिया समझती है इस बात को कि जो हमारी विदेश नीति का सबसे बड़ा जो ध्रुव है, और वो ये है कि हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पे और सेन फॉरेन पॉलिसी में विश्वास रखते हैं, डायलॉग डिप्लोमेसी के थ्रू। और वही कहते भी हैं सबसे, चाहे वो ईरान है, चाहे वो इसराइल है, चाहे US है। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि वो सारे हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो इसलिए आपकी थोड़ी सी लिमिटेशन भी हो जाती है कि किसी को आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये गलत कर रहा है। UAE हमारा इतना बड़ा क्लोज पार्टनर है, जी। तो प्रधानमंत्री कल जा भी रहे हैं UAE। तो मेरा मानना यह है कि भारत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, और भी देश इस बात में बहुत इंटरेस्टेड है, क्योंकि देखिए वेस्टर्न डोमिनेशन जो है वो यूनिलैटरलिज्म में विश्वास करता रहा आज तक। अब उसको कोई भी, जो देश आगे बढ़ रहे हैं इकोनॉमिकली, जो बढ़ रहे हैं आगे, वो चाहते नहीं है कि किसी तरह उनको उनकी जो बातें हैं या उनके जो आगे बढ़ने की क्षमता है उसको रोका जा सके। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि सारे देश जो जितने भी हैं वो नए इंस्टीट्यूशंस को बनाएंगे और बढ़ाएंगे आगे। एक्चुअली न्यू डेवलपमेंट बैंक ने जो छोड़े ही समय में काफी अच्छा काम किया है, और काफी अभी अभी बात कर रहे हैं लोग कि किस तरह से इंटर कंट्री एक्सचेंज मैकेनिज्म को बना सकें, वो भी इस बार डिस्कशन होगा। तो मैं समझता हूं कि बहुत चीजें हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज मिलकर के एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, और वही करने की कोशिश भी कर रहे हैं ब्रिक्स के। निश्चित तौर से। प्रोफेसर राहुल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं और बहुत तेज़ी से इसमें विस्तार भी हो रहा है, चाहे वो सदस्य देशों की संख्या में विस्तार हो या फिर परस्पर सहयोग में। लेकिन तब भी देखिए कि अगर जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड या फिर अन्य वैश्विक संस्थाएं हैं उनके कंपैरिजन में NDB या फिर CRA जैसी संस्थाएं या फिर अन्य जो ढांचागत विकास होना है या जो अपेक्षित परस्पर सहयोग होना है, बहुत सारे जिसको कहते छोटे आंतरिक मतभेदों को भुलाकर उन सब पर भी कहीं ना कहीं कार्य करने की आवश्यकता, और उन सब पर भी कहीं ना कहीं इस मंच पर इस वक्त चिंतन। जी बिल्कुल। देखिए अश्विनी जी, हमें दो बातें बहुत स्पष्ट रूप से अपने ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात यह है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक या जो अंतर्राष्ट्रीय ब्रेटन वुड्स जो संस्थान है वो 80 साल पुराने, 1945 से उनकी स्थापना हुई और तब से वो काम कर रहे हैं। उनके मुकाबले ब्रिक्स से जुड़े हुए, और मैं AIIB जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है उसमें भी भारत और रूस दोनों का बड़ा अच्छा स्टेक है। इनको ध्यान में रखते हुए हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि इन संस्थानों से जो 10 साल और 15 साल पुराने हैं उनसे इतनी हमें अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि वो IMF या वर्ल्ड बैंक को रिप्लेस करेंगे या उनको इतनी तेजी से अपनी क्रेडिबिलिटी स्थापित करने का मौका मिलेगा। ये ऐसे संस्थान हैं जो बहुपक्षीय हैं और दुनिया के ग्लोबल साउथ के देशों की चिंताओं और उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रख के बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कैपेसिटी शॉर्टफॉल भी है, और उस जो इनके टारगेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी, जैसे मान लीजिए NDB ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, साउथ ईस्ट एशिया में करने की कोशिश जारी है, इंडोनेशिया वगैरह। इन तमाम प्रोजेक्ट्स में बात एक बड़ी ये है कि जिन प्रोजेक्ट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश किया जा रहा है उनकी फिजिबिलिटी क्या है, वो सही समय पर वो प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे कि नहीं, तमाम उसमें कंसिडरेशंस हैं, तो उसे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा।
दूसरी, जैसे कि आपने भी बात कही कि देशों के बीच में उनकी अपनी नीतियों में प्राथमिकता ब्रिक्स को कितनी है, उनके अपने हित कैसे हैं। तमाम देश ब्रिक्स के ऐसे हैं जो चाहते हैं कि पश्चिम के देशों के साथ काम करें और ब्रिक्स में कहीं ना कहीं जी अधूरी मत राहुल से जी। आते हैं। तो एक ये बड़ी बात मुझे लगता है ब्रिक्स के संदर्भ में हमें ध्यान में रखनी चाहिए। भारत के लिए जहां तक सवाल है, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, भारत जैसी उभरती हुई महाशक्ति को हम ब्रिक्स में या क्वाड में या किसी पश्चिम या पूरब किसी भी एक खेमे में बांध के नहीं रख सकते नहीं हैं। रख सकते। भारत को एक महाशक्ति बनने के लिए ब्रिक्स भी चाहिए, क्वाड भी चाहिए, आसियान के देश भी चाहिए। इन तमाम बहुपक्षीय और क्षेत्रीय संगठनों की आवश्यकता है और भारत उसमें अपनी भूमिका निभा रहा है। जी तो कोई संगठन सफल होता है ये जी। नहीं, ये तमाम सदस्यों पर निर्भर करता है। निर्भर भारत करता है और जैसे- उसमें भारत की बेहद अग्रणी और अहम भूमिका भी होगी। समयाभाव है राहुल जी, क्षमा जी। प्रार्थी हूँ। अनिल तिग्रोयाड जी और राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको विस्तार से अपनी जानकारी देने के लिए। तो निश्चित तौर से राजधानी दिल्ली में चल रहा ब्रिक्स विदेश मंत्रियों का ये सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण है, ऐसे में तब जबकि भू राजनीतिक परिस्थितियाँ इस समय कहीं ना कहीं संघर्ष और अन्य आपसी हितों से टकरा रही हैं, लेकिन वहाँ पर सहयोग, नवाचार और सतत विकास को ध्यान में रखते हुए ये जो सम्मेलन हो रहा है वो पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं एक रास्ता दिखाएगा और एजेंडा भी तय करेगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।